चलिए, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले का टॉपिक आप लोग को जो दिया गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई और इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोगों ने पहले अध्याय किया कि राष्ट्रवाद क्या है, फिर कांग्रेस के उदय के कारण, है ना, राष्ट्रवाद क्या है, फिर उनके बाद कांग्रेस के कारण हमने देखा। उसके बाद कांग्रेस स्पेशल हमने देखा, कांग्रेस स्पेशल देखा और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कांग्रेस का प्रथम चरण। तो कांग्रेस का प्रथम चरण आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद हम एक जगह कलेक्ट कर देंगे आपको जितने भी अधिवेशन है, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा चलेगा। तो आज जो चलेंगे हम लोग कांग्रेस का प्रथम चरण और द्वितीय चरण आंदोलन की भूमिका, है ना। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का एकदम इंपॉर्टेंट रूप चल रहा है, ठीक है, और सिलसिलेवार से क्रमबद्ध रूप से चल रहा है। तो आज हम लोग जब इसकी फर्स्ट देखते हैं तो कांग्रेस का एस्टेब्लिश, आपको कांग्रेस इससे पहले हमने पूरा डिटेल बता दिया कि 1885 में इसका गठन हुआ और कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को हम लोग 1885 से लेकर के 1907 तक लेते हैं, तक उदारवादी चरण माना जाता है। इसे हम लोग उदारवादी चरण मानते हैं। तो उदारवादी मतलब क्या होता है कि हम अपना जो भी डिमांड होगा एकदम उस तरीके से अपना डिमांड मांगेंगे जो कि मतलब अब आगे वाले पे डिपेंड है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब नरम तरीके से हम मांग रहे हैं। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। उदारवादियों द्वारा ब्रिटिश सरकार से अनेक जैसे प्रशासनिक, संवैधानिक तथा आर्थिक सुधारों की मांग की गई। उदारवादी द्वारा ब्रिटिश सरकार से अनेक प्रशासनिक, संवैधानिक तथा आर्थिक सुधारों की मांग की गई। भारतीय शासन की जांच के लिए रॉयल कमीशन का भी नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखा। किसने? उदारवादियों ने। साथ ही साथ सिविल सेवा का भारतीयकरण, साथ ही साथ परीक्षा भारत में हो और इंग्लैंड में साथ कराए जाने का मामला रखा एवं आयु सीमा में वृद्धि की भी मांग की गई। तो ये किनके द्वारा किया गया? उदारवादियों द्वारा। इस चरण में कांग्रेस प्रतिवर्ष अधिवेशन करती थी और जहां प्रस्ताव पारित कर इन्हें भारत सचिव, ब्रिटिश सरकार तथा क्राउन के पास प्रार्थना पत्र के रूप में, किसके रूप में? प्रार्थना पत्र के रूप में भेजा जाता था, है ना। मेरा प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके विनती है कि जैसे ना मतलब परीक्षा, सिविल सेवा का परीक्षा भारत में भी कराइए और साथ ही साथ इंग्लैंड में ही कराइए, आयु सीमा कम कर दीजिए। तो ये सभी प्रार्थना पत्र के रूप में उसके पास भेजा जाता था। अब ये उदारवादियों की प्रारंभिक चरण का था। प्रारंभिक कांग्रेसी नेता अपने विचारों तथा कार्यक्रमों को इंग्लैंड में प्रचार को बहुत महत्व देते थे। कहां? इंग्लैंड में देते थे, क्योंकि इनका मानना था कि इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज, इंग्लैंड में जो रहते हैं अंग्रेज, वो भारतीयों की तुलना में अधिक उदार एवं न्यायप्रिय हैं। मतलब जो यहाँ है वो तो कठोर है, लेकिन जो अंग्रेज वहां पे रह रहे हैं वो हो सकता है कि ज्यादा उदारवादी होंगे। तो हम उदारवादी के रूप में डिमांड रखेंगे तो वो मेरा डिमांड मान लेंगे। तो उनका जो प्रारंभिक जो था वो प्रचार प्रसार जो करते थे उदारवादी, वो इंग्लैंड में ज्यादा करते थे, है ना। प्रत्येक वर्ष के अंतिम समय में दिसंबर महीने में कांग्रेस का सम्मेलन आयोजन करके इस बार का डिमांड ये चीज रखा जाएगा और उनको जो है भेज दिया जाता था भारत सचिव, ब्रिटिश सरकार और क्राउन के पास। किस रूप में? प्रार्थना पत्र के रूप में। किस रूप में? तो प्रार्थना पत्र के रूप में। अब मानना और नहीं मानना उसका काम है, आगे हम फिर आएंगे, बताएंगे आपको।
उदारवादी का सबसे बड़ा योगदान रहा किसमें? आर्थिक क्षेत्र में। उदारवादी का सबसे बड़ा योगदान रहा आर्थिक क्षेत्र में। जैसे दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त तथा दिनसा वाचा ने धन निष्कासन सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। धन निष्कासन सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। ये उदारवादियों की प्रथम चरण थी और उसी प्रथम चरण में 1885 से लेकर के 1900 तक हम डिमांड अंग्रेजों के पास रख रहे हैं, लेकिन हमारे डिमांड को नहीं माना जा रहा है। हमारे डिमांड को नहीं माना जा रहा है, तो नहीं माना जा रहा है तो हम लोग इंतजार करेंगे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ये क्या कि एक प्रार्थना पत्र के रूप में हमारा डिमांड वहां जा रहा है, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है अंग्रेजी सरकार द्वारा। जब अंग्रेजी सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किया जाएगा तो कभी ना कभी तो जो भारतीय संस्था, जो बड़ी संस्था थी, उसमें भी आक्रोश पैदा होगा और परिणाम स्वरूप आक्रोश होता है। उसके पीछे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले कभी आप लोग को प्रश्न पूछ देता है कि इनमें से उदारवादी नेता कौन थे, अर्थात नरमपंथी। ठीक है, तो उसमें याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी उदारवादी, दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिरोज शाह मेहता, बकरुद्दीन तोयब जी, पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष। मनमोहन घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र, आनंद मोहन बसु, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दिनसा ई वाचा, ये सभी उदारवादी नेता थे। मतलब हम प्रार्थना पत्र के रूप में अंग्रेजों के पास अपना डिमांड रखेंगे। और ये डिमांड, यदि आपसे यह प्रश्न पूछ दे कि उदारवादियों द्वारा सबसे अधिक डिमांड किस पे रखा गया या किस पे सबसे ज्यादा योगदान रहा, तो आर्थिक क्षेत्र में। हालांकि हर चीज को वो मांगते थे, ठीक है, वो वर्ष में सम्मेलन आयोजित करते थे और वहां पे अपना प्रस्ताव पारित करते थे और प्रस्ताव करके प्रार्थना पत्र के रूप में अंग्रेजों के पास भेज देते थे। अब अंग्रेज उसे माने या ना माने, लेकिन जब देखें कि 19वीं शताब्दी के अंत तक हम अपना प्रार्थना पत्र वहां दे रहे हैं और देने के बावजूद हमारे प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो कांग्रेस के अंदर में ही कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के अंदर ही 2 भाग में अलग हो जाते हैं। एक जिसे हम लोग उदारवादी बोलते हैं और दूसरा एक होते हैं गर्मवादी। मतलब, और इसका उदाहरण देखते हैं कि जैसे कि 19वीं शताब्दी के अंत तक उदारवादी राजनीतियों की आलोचना होने लगी। अब सवाल होने लगा, ये आलोचना क्यों होने लगा? क्यों? यदि क्यों खोजते हैं तो जो कांग्रेस में दूसरे तबके के लोग थे, अर्थात क्रांतिकारी, उनका मानना था कि भारत की गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, अकाल, ऋणग्रस्तता का मूल कारण हम भारतीय नहीं हैं, यहां की अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियां हैं। अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियां हैं और जिसके कारण हम लोग इतने अंदर जा रहे हैं और इतनी कठिनाई के साथ साथ अंदर जा रहे हैं, और हम जब डिमांड करते हैं तो उस डिमांड पे कहीं पर भी कोई पहल नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ बंगाल विभाजन एक घटना घटती है। बंगाल विभाजन पे हम लोग पूरा चार्ट अभी बताएंगे, बंगाल विभाजन में क्या क्या हुआ था। और उसके साथ ही साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली के राष्ट्रीय आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि संवैधानिक तरीके से स्वराज नहीं मिलेगा। मतलब एक प्रार्थना पत्र के रूप में हमें कोई भी स्वराज, मतलब मेरा शासन नहीं मिलना है। इसके लिए उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि देखिए, एक छोटा देश इथोपिया, वो एक बड़ी देश इटली को हरा दिया। कब? 1896 में। तो कारण खोजा भारतीय कि अब हमें उस तरीके का रुख अपनाना होगा। एक छोटा सा देश जापान, वो रूस को हरा देते हैं। कब? 1904-05 में। एक बड़ी देश को क्यों हरा देते हैं? तो गर्मवादी तरीके से। तो कमोबेश रूप से ये सभी घटनाएं जो हैं एक उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया।
है ना। तो अर्थात हम यदि बोले कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारक क्या क्या मिलेगा हमको, तो एक तो ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां, जो हमारे यहां शोषण कर रहा था, यहां पे एक कारण ये निकल करके आ गया। दूसरा, कांग्रेस के आवेदन निवेदन की नीति असफल, सिर्फ आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और हमारा कोई भी डिमांड नहीं किया जा रहा है, कोई भी डिमांड हमारी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रवाद उभर करके आएगा। तीसरी, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, ये सभी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। उनके साथ ही साथ लॉर्ड कर्जन के कारनामे, लॉर्ड कर्जन जो है अपना बंगाल विभाजन कर देते हैं। तो ये लॉर्ड कर्जन भी जो है, जो बंगाल विभाजन करते हैं, तो उस बंगाल विभाजन में क्या होता है कि अभी जस्ट हम लोग देखेंगे पूरा चार्ट ही बंगाल विभाजन पे, और बंगाल विभाजन पे हम लोग चार्ट जब देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये लॉर्ड कर्जन का कारनामा था। महात्मा गांधी ने तो अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है, बंगाल विभाजन के बाद ही भारतीयों में वास्तविक जागृति आई, है ना, भारतीयों में वास्तविक जागृति आई, और जिसके लिए हम कर्जन को धन्यवाद करते हैं। यदि ये नहीं करते तो उग्र राष्ट्रवाद नहीं आते। देखिए, यहां मेरा कहने का मतलब यह है, चाहे उदारवादी हो, चाहे वो उग्र राष्ट्रवादी हो, मतलब गर्मपंथी हो, दोनों का मोटो एक ही था कि हमारी मांगों को पूर्ति किया जाए, अंग्रेजी सरकार द्वारा हमारी मांग को माना जाए और उस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। दोनों का मकसद एक ही था, लेकिन तरीका अलग था। एक तरीका यह था कि ये प्रार्थना के माध्यम से करते थे, और उग्र राष्ट्रवादी का तरीका यह था कि जब तक तुम मेरा डिमांड नहीं मान लेते हो तब तक हम तुमसे संघर्ष करते रहेंगे। दैट इज मेन डिफरेंस, यही मेन अंतर है, मतलब उदारवादी और गर्मवादी में। ठीक है। गर्म दल के नेता में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इन्हीं तीनों को हम लोग सम्मिलित रूप से बोलते हैं लाल बाल पाल, और अरविंद घोष। और इसके बाद हम लोग बंगाल विभाजन देखेंगे। बंगाल विभाजन और 1907 का सूरत अधिवेशन, बंगाल विभाजन 1905 की घटनाएं पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे कि इनका कब से प्रस्ताव रखा गया था, ये क्या कारण बना कि उदारवादी जो है अब वो मतलब कांग्रेस दो भागों में बंट गया। और दूसरा 1907 में कांग्रेस अधिवेशन होते हैं सूरत में, और सूरत में तो एकदम फूट ही पड़ जाती है कांग्रेस में, और कांग्रेस में तो यहां तक होता है कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है, और परिणाम स्वरूप कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक उदारवादी और दूसरा गर्मवादी। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, उद्देश्य स्वराज, लेकिन तरीका अलग था। एक का तरीका था प्रार्थना पत्र के रूप में, और दूसरे का तरीका था कि मारकाट के रूप में, गर्म तरीके से। ठीक है, यही मेन अंतर था। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा बंगाल विभाजन प्लस सूरत अधिवेशन, है ना। उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे, फिर उग्र राष्ट्रवाद, और यदि आपसे यह भी प्रश्न आ जाए कि उग्र राष्ट्रवाद और उदारवादी में अंतर क्या था, तो आराम से निकाल देंगे कि यह प्रार्थना पत्र के रूप में करते थे और ये जो है मतलब संघर्ष के माध्यम से करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन पूरा होता है। अब ही हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन, फिर द्वितीय चरण में एंट्री करेंगे। द्वितीय चरण बहुत ही मजेदार एकदम, फिर उग्र राष्ट्रवाद में भी लेकर के आएंगे कि कहां से ये घटनाएं होती है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है आपको गणेश उत्सव ये सभी चीज किया गया, उनके साथ ही साथ इस तरीके से हम लोग का अध्ययन क्रम चलता रहेगा, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।
चलिए, फिर से स्वागत है आपका। और अब हम लोग दूसरे टॉपिक, मतलब उदारवादी के बाद बंगाल विभाजन, सॉरी उदारवादी चरण हम लोग देखे और उग्र राष्ट्रवादी चरण देखे, और उनके बाद जो एक घटना घटी जो उग्र राष्ट्रवाद एक चरम सीमा पे आ गई, तो वो उसके पीछे जो बंगाल विभाजन था एक कारण हम लोगों ने जो देखा कि लॉर्ड कर्जन की नीतियां, तो बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस और या सूरत फूट, इसी में आपको एक साथ समाहित कर दिया गया है। और इनके बाद पूरी तरह से कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक उदारवादी और दूसरा गर्मवादी। तो चलिए बंगाल विभाजन को हम लोग देखते हैं। बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो ये देखिए कि उस समय का ये वाला एरिया, ऐसे इसको एक साधारण मैप के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। ये वाला पूरा एरिया उस समय बंगाल कहलाता था। उस समय बंगाल की आबादी 7,85,00,000 थी, जो गुलाम भारत की आबादी का 1/4 भाग था। मतलब यदि पूरे भारत में देखेंगे तो ये 1/4 हिस्सा जो था वो पूरी तरह से बंगाल का था। और उस समय बंगाल में आजकल के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा शामिल था, ये वाला इलाका, ठीक है। ये वाला को हम लोग बंगाल कहते थे। भारत सरकार का कहना था कि बंगाल सूबा बहुत बड़ा है। भारत सरकार का कहना था, भारत सरकार अर्थात अंग्रेजी सरकार का कहना था कि बंगाल सूबा बहुत बड़ा है, इस कारण प्रशासकीय सुविधा के लिए विभाजन आवश्यक है ना, लॉर्ड कर्जन का, कि एक एरिया बड़ा होने के कारण हमें जो है प्रशासन दृष्टिकोण चलाने में, प्रशासनिक दृष्टिकोण चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है, जिसके लिए हमें विभाजन करना आवश्यक है। लेकिन अंग्रेजों की मंशा कुछ और थी। मंशा क्या थी? देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। यही कांग्रेस है जो कहते हैं कि कांग्रेस लड़खड़ा करके गिर रही है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसे लड़खड़ातेपन में इन्हें सहायता कर सकूं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तोड़ने का काम करना चाह रहे थे लॉर्ड कर्जन, और उसके पीछे कारण खोजा क्या उन्होंने? बंगाल विभाजन का। क्योंकि उस समय एक तरह से सेंटर था बंगाल और कांग्रेसियों का, और सेंटर था, यदि तोड़ दिया जाएगा तो कमोबेश रूप से कांग्रेस क्या होगी? पतन के कगार पे जाएगी। लेकिन यहां पे कुछ अलग दृष्टिकोण होता है कि कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। यहां देखिए, तत्कालीन गृह मंत्री, गृह सचिव रिस्ले थे। कौन थे? रिस्ले। रिस्ले का तो कथन ही है कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है। यदि हम विभाजन नहीं करते हैं और यूनिटी है तो एक बड़ी ताकत है, तथा यह विभाजन होने से कमजोर हो जाएगा। कौन कमजोर हो जाएगा? कांग्रेस, ठीक है। तो इन्हें तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? बंगाल विभाजन का उद्देश्य लाया, घोषणा किया। और फाइनली 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर देते हैं अंग्रेज द्वारा। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक होता है, और जिसमें बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा होगी। उन्होंने, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की घोषणा की और भारतीयों ने जो है बोला कि यदि ये टूट जाएगा तो हम लोग स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। और इन्हीं के साथ बंगाल विभाजन से ही स्वदेशी आंदोलन जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई, और जहां पे स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। और पहली बार संजीवनी साप्ताहिक पत्रिका में जो है बंगाल विभाजन का जो है बहिष्कार करने का सुझाव दिया। कौन? संजीवनी साप्ताहिक पत्रिका।
सरकार द्वारा ये घोषणा कि विभाजन 16 अक्टूबर को लागू होगा। सरकार द्वारा ये घोषणा कर दिया कि विभाजन जो है वो कब लागू होगा, 16 अक्टूबर को। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के निकट कालीकट के मंदिरों में 50,000 लोगों ने शपथ ली कि वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। और ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के साथ इसलिए जुड़ गया कि यहां देखिए कि एक सबसे बड़ी आबादी का हिस्सा का कायम ये बन रहे हैं। यदि बहिष्कार करते हैं तो अंग्रेज क्या करेंगे, बंगाल विभाजन को नकार देंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन उनकी तो मंशा क्या थी कि कांग्रेस को तोड़ने की, तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने क्या किया, बहिष्कार आंदोलन चलाया। स्वदेशी हमारा वस्तु रहेगा। ठीक है, जैसे आज भी चल रहा है ना, चीन के माल को हम लोग जो है नहीं खरीदेंगे, बहिष्कार करना चाह रहे हैं। और बंगाल से शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आज भी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बंगाल का एरिया अपने आप में, बंगाल, बिहार, ये सब पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। 16 अक्टूबर को जो ये घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन होगा, 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में। और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। रक्षाबंधन मतलब हर कोई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हर कोई एक दूसरे के कलाई पे बांधेंगे और उससे क्या होगा, एक प्रतीक बनेगा कि हम सभी एक हैं। और एक स्वतंत्रता गीत लिखा, अमार सोनार बांग्ला, एक स्वतंत्रता गीत लिखा, अमार सोनार बांग्ला, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना है 1971 में। ठीक है, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, परंतु यह आंदोलन किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। वस्तुतः यह आंदोलन शहरों के उच्च और मध्य वर्ग तक सीमित रह गया। यह आंदोलन मतलब उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग तक सीमित रह गया। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन राष्ट्रीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा की, भारतीय शिक्षा को, जिसके तहत 8 नवंबर 1905 को रंगपुर में नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, कला के क्षेत्र में भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भारतीय कला पर स्वदेशी पारंपरिक कलाओं से प्रेरणा लेनी शुरू की, कि जो यहाँ का स्थानीय कला है उससे प्रेरणा लिया। और 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को मिली। नंदलाल बोस को मिली। एक तरह से कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन एक घटना, बंगाल विभाजन से आपका जुड़ गया स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी से जुड़ा तो यहीं पे जुड़ गया कि शिक्षा, स्थानीय शिक्षा, और उनके साथ ही साथ कला, इन सभी का फर्क पड़ा। एक बंगाल विभाजन क्या अंग्रेजों की मंशा थी कि बंगाल विभाजन हम इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि कांग्रेस कमजोर पड़े, है ना, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी आबादी यहीं की थी। और आप समझ सकते हैं उस समय 7 करोड़ 85 लाख की आबादी थी। और यदि बंगाल टूट जाता है तो कांग्रेस टूट जाता है, और कांग्रेस टूट जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो औपनिवेशिक नीतियां हैं वह नीतियां भली भांति चलेगी, है ना। ये चीज की मंशा पूरी हम लोग नहीं होने देते हैं, हम लोग विरोध करते हैं। बंगाल विभाजन बोलते हैं अक्टूबर में कर देंगे, और उस दिन हम लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, और 50,000 लोगों द्वारा शपथ लिया जाता है, और शपथ लिया जाता है कि विदेशी वस्तु का हम लोग बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ उस दिन जो है आपको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है, और एक एनर्जेटिक गीत लिखा जाता है ना, अमार सोनार बांग्ला, है ना, हमारा बांग्ला जो है बहुत ही अच्छा है, और उसके लिए जो है ये लोगों को जागरूक कर दिया। ठीक है, ये सभी कारण से बंगाल विभाजन जब एक चरम सीमा पर गई तो अंततः
दिल्ली दरबार 1911 में आयोजन हुआ और उस समय जो है सम्राट थे जॉर्ज पंचम। उस समय जॉर्ज पंचम हमारे यहाँ आए थे, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और लॉर्ड हार्डिंग थे गवर्नर। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सम्राट की अनुशंसा पर घोषणा क्या किया कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ है ना, भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके कहां कर दिया जाएगा, दिल्ली, ताकि आप लोग मुक्ति रहेंगे। मतलब यह पहली सफलता बोल सकते हैं कि हमें बंगाल विभाजन से मिली, है ना। अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा और बंगाल विभाजन को रद्द भी किया और वहां से राजधानी भी परिवर्तन कर लिया। ठीक है, चलिए ये उसके बाद कांग्रेस विभाजन होता है। कांग्रेस विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन। ये बेसिक चीज ये समझिए, बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों में एक प्रत्यक्ष परिणाम नरमपंथी और राष्ट्रवादियों के बीच मध्य, है ना, विरोध, है ना। विरोध क्या था कि नरमपंथी अध्यक्ष पद पर जो है वो रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे, जबकि गरमपंथी जो है वो लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। इन्हीं दोनों के विरोध में अंततः रास बिहारी घोष जो है सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बने, लेकिन तिलक जो है घोष पर राजी हो गए, लेकिन शर्त ये रखा कि इसको देखिए, शर्त ये रखा अब इसमें हम लोग कांग्रेस विभाजन देख लेते हैं। उसके तहत तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था दिल्ली दरबार में। कांग्रेस विभाजन जो है ये शुरुआत होती है बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप, है ना। 1905 में बनारस अधिवेशन में गोखले ने बंग भंग आंदोलन की आलोचना की थी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। यहाँ पहला झगड़ा था प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रस्ताव पर हुआ। पहला झगड़ा मतलब पहला जो लड़ाई हुआ प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पे नरमपंथी चाहते थे कि उनका स्वागत जोरदार तरीके से हो, और जबकि गरमपंथी चाहते थे कि इनका जो है हम लोग इस पे कोई भी भूमिका अदा नहीं करेंगे। और पहला संघर्ष यहीं पे होगा के प्रस्ताव पर हुआ। लाला लाजपत राय और तिलक ने इसका विरोध किया, मतलब गरमपंथी। ठीक है, फिर 1906 में जो अधिवेशन हुआ यहाँ दरारें और भी बढ़ गई। ठीक है, तिलक जो है वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लाला लाजपत राय को बनाया जाए, जबकि नरमपंथी लोग ये दादा भाई नौरोजी को प्रस्तावित किए। दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्ताव रखे तो मामला शांत हो गया, चलो ये बुजुर्ग आदमी है, वृद्ध आदमी है, और जिसके कारण जो है गरमपंथी जो है दादा भाई नौरोजी को जो है अध्यक्ष मान। लेकिन 1907 में मामला और भी विकट हो गया, जब सूरत में अधिवेशन होना था तो उस समय अध्यक्ष जो है गरमपंथी लोग फिर से लाला लाजपत राय को बनाना चाह रहे थे, जबकि नरमपंथी लोग जो हैं ये इसे रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। किसे बनाना चाहते थे? रास बिहारी घोष को, है ना, रास बिहारी घोष को, रास बिहारी घोष को। अंततः घोष बने, लेकिन उस समय बाल गंगाधर तिलक जो गरम पार्टी के थे, है ना, उन्होंने शर्त रखा कि घोष अध्यक्ष बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा शर्त ये है कि पहला शर्त कि कलकत्ता अधिवेशन में जो स्वराज स्वदेशी बहिष्कार प्रस्ताव रखा था उसे पुनः पास किया जाए, है ना, पुनः पास किया जाए। एक बात रखा। दूसरा बात बोला कि घोष जो अपने भाषण के जिस अंश में राष्ट्रवादियों की आलोचना की गई है उन्हें हटा दिया जाए। ठीक है, उन्हें हटा दिया जाए। ये दो
शर्त रखे कि घोष ही अध्यक्ष बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पे हमारा 2 शर्त ये रखा जाए कि स्वराज स्वदेशी बहिष्कार जो प्रस्ताव पास किया था उन्हें पुनः पास किया जाए, और दूसरा जो राष्ट्रवादियों की जो आलोचना की गई है उस अंश को हटा दिया जाए। लेकिन नरमपंथी इस चीज को नहीं माने, और परिणाम क्या निकला कि उसी हॉल में दोनों में आपसी लड़ाई होती है और परिणामतः कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इस तरीके से कांग्रेस जब विभाजन हो जाती है तो कांग्रेस की 2 पॉलिसियां, रणनीतियां चलती है फिर से, एक उदारवादी की तरह और दूसरा गर्मपंथी, और यहीं से गर्मपंथी एक चरम सीमा रूप लेती है, ठीक है, जिसका कार्यकाल जो है 1919 तक हम लोग देखेंगे। और इस गर्मपंथी द्वारा इनका उद्देश्य क्या था, इनका डिमांड मांगने का तरीका क्या था, इन पे हमने चर्चा पहले किया। अब इसके बाद गांधी जी शामिल होते हैं 1919 के बाद, और यहाँ से 1947 तक गांधी जी का आंदोलन चलेगा, है ना। लेकिन इनसे पहले हम लोग क्रांतिकारियों द्वारा जो आंदोलन किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से शुरुआत किया जाता है, वो सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर होम रूल आंदोलन देखेंगे। इस तरीके से हम लोग A to Z पार्टीज का देखते चलेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग का कंटिन्यूटी है। धन्यवाद। और पूरे जहद्दत के साथ दिमाग को खोल करके पढ़ाई कीजिए, और इनके साथ साथ एक बेसिक एनसीईआरटी की पुस्तक आप लोग पढ़िए, और उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाए। ठीक है।